जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग न्यू एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का जो एनसीईआरटी गणित अभी लॉन्च हुआ है 23-24 में, उससे हम लोग 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी, इसका अंग्रेजी होता है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि समांतर श्रेणी का क्या क्या कंसेप्ट है। देखिए, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको उसका पूरा कंसेप्ट जरूर याद होना चाहिए, मतलब समझ में वो जरूर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको जीरो लेवल से अच्छे से समझाया जाएगा। अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, क्या नियम है और वीवीआई फॉर्मूला को अंतिम में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग का टॉपिक है समांतर श्रेणी। ये अध्याय आपका 5 है, जो गणित है आपका अध्याय 5 है, एक्सरसाइज 5, ठीक है। 5 में आता है समांतर श्रेणियाँ। इसको शॉर्ट में जो है कहते हैं एपी, क्या कहेंगे, एपी कहा जाता है। और अंग्रेजी का पूरा नाम होता है ए से हो जाएगा कि अर्थमेटिक, अरिथमेटिक, और पी से होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एपी, ठीक है। तो हम लोग एपी को ही ध्यान में लेकर के चलेंगे। आप एपी ही हमेशा वर्ड यूज होगा, तो इसलिए आप एपी ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय में इसका क्या होगा कि इसका परिभाषा समझेंगे कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है, किसको कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो समांतर श्रेणी के सबसे पहले परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं, मतलब एपी का परिभाषा। एपी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी, श्रेणी बोलते हैं इसको, ठीक है। श्रेणी यानी कि एपी। देखिए, इसका जो परिभाषा होता है, एक समूह आपको दिया हो रहेगा, संख्याओं का समूह। जैसे संख्या का समूह, पहले हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसके बाद परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। जैसे 4 रहेगा, 6, 8, 10, 12, इस तरह से, या फिर 5, 10, 15, 20, इस तरह से। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक समान अंतर के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब 4 में 2 जोड़े तो 6 आया, और 6 में 2 जोड़े 8 आया, 8 में 2 जोड़ा गया तो 10 आया, 10 में 2 जोड़ा गया तो 12। तो यानी कि समान संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता अगला संख्या, वह एपी में कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह या आंकड़ों का समूह, इसी को बोलते हैं। नीचे में भी देखिए 5 है, 10 है, मतलब 5 में 5 जोड़ा गया 10 आया, 10 में फिर 5 जोड़े 15 आया, 15 में 5 जोड़े तो 20। मतलब समान चीज जोड़ने पर अगला जो संख्या प्राप्त होता है वह चीज एपी में होता है, ठीक है। तो एपी का जो परिभाषा होगा, इसका लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। परिभाषा देखिए, इसको लिखेंगे संख्या, संख्या अथवा आंकड़ा, संख्या अथवा आंकड़े का ऐसा समूह जो समान अंतर के साथ आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, ठीक है, आगे बढ़ता जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे एपी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, सॉरी, उसे एपी कहा जाता है, एपी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी तुरंत उदाहरण लेकर के समझाए थे, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ ले सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, समान अंतर के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब इस संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर है। इसके और इसके बीच का कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसके और इसके बीच कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता गया है ना, सब में 2-2 जोड़ने पर आगे वाली संख्या आया है। उसी प्रकार जैसे 5 है, 5, 10, 15,
20, इस तरह से आगे जा रहा है। देखिए इसके बीच कितना जोड़ा गया है, तो 5 जोड़ा गया है ना, 5। फिर इनके और इनके बीच कितना, 5 का अंतर है, और इनके बीच कितना, 5 का अंतर, यानी कि 5 जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए एपी में जो भी आंकड़ा आपको दिया हो रहता है, जो भी संख्या का समूह दिया हो रहता है, प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, यानी कि टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एपी जो है, यहाँ पर टोटल जो संख्याओं का समूह है, टोटल कितने पद है, इसमें अनगिनत पद है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक गया है। ठीक है, ये भी देखिए कहाँ तक गया है, कोई लिमिट नहीं, मतलब अनंत तक गया है। तो एपी 2 प्रकार से होता है, अभी आपको आगे बताएंगे। एपी 2 प्रकार से होता है, एक होता है परिमित, दूसरा होता है अपरिमित, उसको आगे अभी डिफाइन किया जाएगा। तो पद, अगला जो हम लोग का टॉपिक आता है अगला, वो है पद का, पद यानी कि टर्म। ठीक है, टर्म। तो पद किसको कहते हैं, एपी के प्रत्येक संख्या, ठीक है, इसको लिखेंगे इसका परिभाषा, एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। ठीक है, पद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी पद है। ठीक है, तो देखिए पहला जो पद होता है, पहला पद, जैसे एपी एक ले लेते हैं। एपी हम लोग का दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से गया है। और इसको बोलेंगे क्या, A1 बोलेंगे इसको, A1 या ए भी बोल सकते हैं सीधे। ठीक है, इसको A2, A3, A4। एपी के प्रत्येक पद को ए से सूचित किया जाता है। अगर यदि ये पहला पद है तो A1 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A1 भी दे सकते हैं, लेकिन A1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, ये प्रथम पद को सिर्फ ए से सूचित किया जाता है, और दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, पाँचवें पद को A5 से। इस तरह से सूचित करते जाते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक आएंगे AN तक, मतलब अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है। समझ रहे हैं आप, अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ अभी आगे आपको बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग का आता है क्या, इसके बाद हम लोग का आता है सार्व अंतर। अगला पद हम लोग का सार्व अंतर। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको छोटी डी से सूचित किया जाता है। तो सार्व अंतर क्या होता है, देखिए जैसे अभी एक एपी जो लिखे थे, एपी में प्रत्येक पद जो चीज़ जोड़ने से प्राप्त होता है, जैसे अगला संख्या जो प्राप्त हुआ है क्या, 2 जोड़ने से, और सभी में अंतर समान आ रहा था। यहाँ पर ऊपर में देखे थे, देखिए 2 आ रहा था, तो यही 2 जो आया है, इसी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहा जाता है। ठीक है, एपी के प्रत्येक 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। तो इसका परिभाषा होगा एपी के प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण मान लेते हैं कि एपी हम लोग का है क्या, एपी है हम लोग का 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो सार्व अंतर निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, अगला पद में, ये जो अगला पद है, मतलब बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाया जाता है। 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा, 2 आएगा। उसी प्रकार देखिए ये जो अगला पद है, ये इसके लिए 6 के लिए अगला पद हुआ, 8 में से 6 को घटाइए, कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 10 में
8 को घटाएंगे तो 2 ही होगा। तो यही 2 जो आ रहा है सब में, यही 2 जो आ रहा है सब में, इसको क्या बोलते हैं, इसको सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, यही 2 को सार्व अंतर, मतलब सभी के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, इसीलिए सार्व अंतर कहा जाता है। तो सार्व अंतर को छोटी डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर, सार्व अंतर को छोटी डी, ए वाला डी से सूचित किया जाता है, किया जाता है। ये सभी चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे अपना पेन पेपर में। ठीक है, चलिए अब आगे का जो हम लोग का पद होगा, देखिए आगे का क्या पद है, आगे का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एपी के प्रकार। ठीक है, एपी 2 प्रकार से होते हैं, पहले आपको बताए थे एपी के प्रकार। एपी के प्रकार, देखिए एपी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एपी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है परिमित, परिमित, परिमित श्रेणी, श्रेणी। ठीक है, दूसरा अपरिमित, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफिनिट एपी अंग्रेजी में। ठीक है, और इसको बोलते हैं इनडिफिनिट। ठीक है, अब दोनों का परिभाषा देख लेते हैं। नंबर 1 में है परिमित और दूसरा में क्या, अपरिमित। तो पहला लेकर के इसका परिभाषा देखते हैं। परिमित एपी, इसका परिभाषा क्या होगा, इसमें जो पदों की जो संख्या होता है वो निश्चित होगा। ठीक है, 10 होगा, 15 होगा, 7 होगा, 5 होगा, इस तरह से जाकर के इतना पद जाकर के वो रुक जाता है, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस एपी का, इसका परिभाषा होगा जिस एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित हो, उसे परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 7, 10, नंबर 1 में एक एपी दिया हुआ है, 7, 10, 13, 16 और 19। इसमें क्या है, इस एपी में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इस एपी में क्या हुआ है कि यहाँ पर जाकर के रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो रही है, पदों की संख्या टोटल 5 हो रहा है। कैसे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कुल पद कितना है, कुल पद है इसमें, कुल पद 5, यानी कि हम लोग गिनती कर लिए, इसमें 5 मतलब निश्चित हो गया कि 5 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग जहाँ पर गिनती कर पाएंगे वह परिमित एपी होगा, जहाँ गिनती नहीं हो पाएगा, पता नहीं चल पाएगा कितना है, ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा है, यहाँ आकर के रुक गया। ठीक है, तो पद की संख्या कुल कितना है, 5 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा नंबर में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एपी हम लोग का दिया हुआ, मान के चलिए एपी अगर यदि 8 है, 13 है, 18 है, 23 है, तो क्या यह परिमित है या नहीं, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, परिमित है या नहीं है। यह परिमित होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसमें पदों की जो संख्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये कुल लिमिट में है, मतलब यहाँ पर जाकर के खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा है, हम लोग गिनती इसका कर लिए हैं। तो कुल पद कितनी है, कुल पद है 4। ठीक है, कुल पद 4 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए परिमित एपी होगा, परिमित एपी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर समझते हैं, अपरिमित एपी, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, दूसरा में है अपरिमित
एपी, जिस एपी में पदों की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो। ठीक है, पहले वाले में क्या पढ़े थे, निश्चित होता था, इसमें कोई निश्चित नहीं होगा कितना पद होगा, निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमित एपी कहेंगे, अपरिमित एपी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में पहला देखिए, पहला हम एपी एक लिखते हैं, जैसे 7, 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। जब डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित, इंडिफिनिट एपी बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अपरिमित एपी बोलेंगे। ठीक है, जब डॉट डॉट लग जाएगा, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ रहेगा वो परिमित होगा। आप सीधा सीधा याद रखिए, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा मतलब आगे और नहीं बढ़ा है तो वो परिमित हो जाएगा, जिसमें डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा वो अपरिमित हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है, पदों की संख्या कोई निश्चित नहीं है कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर कोई यहाँ कहाँ नहीं गया है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित में आ जाएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट, इस तरह से। ये भी क्या है, ये भी अपरिमित एपी है। तो चलिए अब एपी में जो मेन चीज़ है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको किसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, वीवीआई पॉइंट, देखिए वीवीआई पॉइंट, इसके बाद फॉर्मूला बताएंगे आपको। नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में। ठीक है, नंबर 1 में एपी के प्रथम पद को, जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक पहले एपी ले लेते हैं समझाने के लिए। जैसे एक एपी ले लेते हैं, 6, 12, 18, 24, इस तरह से ये एपी ले लेते हैं। ठीक है, तो एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को, प्रथम पद यानी कि ये जो पहला पद आपको दिख रहा है इसको किससे, तो ए से सूचित किया जाता है, ए से, छोटी ए से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है आपको। एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, छोटी ए से। एपी के दूसरे पद को, ये को है, को A2 से सूचित किया जाता है, A2। एपी के तीसरे पद को क्या, A3। मतलब यहाँ पर तीसरे लगा हुआ तो A3, चौथे लगा रहा तो A4, पांचवें लगा रहेगा तो A5, इस तरह से चलेगा। ठीक है, एपी के अंतिम पद को, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपी के अंतिम पद को AN से सूचित करते हैं, किससे, तो AN से। ठीक है, चलिए एपी के पदों की संख्या, एपी में जो पद होता है कुल पद, एपी के पदों की संख्या को, एपी के पदों की संख्या मतलब कोई भी एपी में कितना पद है उसको किससे सूचित करते हैं, तो सिर्फ N से, छोटी n से। ठीक है, छोटी n से सूचित करते हैं। चलिए इसके बाद एपी के पदों का योग को, एपी के पदों का योग, एपी, देखिए ये सब चीज़ आपको जब चैप्टर में जाएंगे, प्रश्नावली जब बनाएंगे वहाँ ये सब चीज़ आपको काम आएगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एपी के पदों का योग को, एपी के पदों का योग किससे, तो बड़ी एस से, ये जो बड़ी एस है आपको इस तरह से, इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को डी से, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, अंतर को छोटी डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर अगला जो हम लोग का पॉइंट आ रहा है, एपी का विस्तारित रूप। एपी का विस्तारित रूप कैसा होता है, देखिए एपी के या एपी का विस्तार रूप या व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका होता है ए, ठीक है। पहला अगर यदि पद ए है तो दूसरा क्या पद होगा, ए प्लस डी, ए प्लस में डी, और तीसरा होता है ए प्लस 2d, चौथा होगा ए प्लस 3d। इसको भी याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। और जब एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे 5.1 में जाएंगे, 5.2 में जाएंगे, ये चीज़ आपको काम देगा, वहाँ पर आपको पूरा ये चीज़ समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं, जब हम लोग प्रश्नावली में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। एपी का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, पहला ए, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है, फार्मूला जो महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला यूज होने वाला है। ये वीवीआई फार्मूला आपको अभी लिखाया जाएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। तो पहला जो मात्र इसमें 2-3 फार्मूला याद रखना पड़ता है, जो कि पूरा चैप्टर, पूरा एपी बनाने में आपको काम देगा। इसके अलावा कोई भी फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला है हम लोग का, पहला फार्मूला होता है ए एन, यानी कि देखिए अंतिम पद कितना होता है, अंतिम पद होगा ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन मतलब क्या, अंतिम पद अभी आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए एन को किसके लिए एन को यूज किया गया है, तो अंतिम पद के लिए। उसके बाद है एस यानी कि योग, एस यानी कि एपी का योग के लिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं योग के लिए। n/2, इसका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हो गया दूसरा फार्मूला। या इसी का एक और फार्मूला होता है, इसी का एक और फार्मूला होता है, या में बोले तो या एस यानी कि योग। दो तरह का फार्मूला आपको याद रखना है, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब एल क्या है, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, एल क्या है, तो एल अंतिम पद के लिए एल शब्द का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अंतिम पद को एल से सूचित किया जाता है या फिर एन से सूचित किया जाता है। तो ये फार्मूला तभी लगेगा जब हमको यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहेगा और सार्व अंतर यानी कि पदों की संख्या भी दिया हुआ रहेगा और आपको कहा जाएगा कि योग बताइए कितना होगा। तो ये वाला फार्मूला लगा करके यूज हम लोग वहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोगों को एपी में जो बेसिक कंसेप्ट था आपको पूरा पढ़ा दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आगे वाली वीडियो में जिसमें कि आपको प्रश्नावली 5.1 से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।